नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस पर महा एग्जिट पोल दिखाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में आंकड़े आने शुरू होंगे और उन तमाम आंकड़ों को हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे और उन आंकड़ों का मतलब क्या है। अलग अलग राज्यों के जो एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे उनका सटीक विश्लेषण आप जी बिजनेस पर देख पाएंगे। और आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में 8वां और आखिरी चरण का मतदान था जो 6 बजे खत्म हो गया। असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में वोटिंग तो पहले ही खत्म हो चुकी है और इन राज्यों के अब जो चुनावी नतीजे हैं वो 2 मई को आएंगे, लेकिन अब से कुछ ही देर में एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे और ये आप जी बिजनेस पर डिटेल में सटीक एनालिसिस देख पाएंगे। और एग्जिट पोल पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे सीनियर जर्नलिस्ट अनिल आनंद। तो अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब तो सर चुनावी बिगुल अब थम चुका है और पश्चिम बंगाल में 8वें दौर का आज चुनाव खत्म हो गया। बहुत लंबा रहा ये पूरा जो चुनावी दौर है और इसको लेकर के अलग अलग तरह की बातें भी हुई और बीच में कोरोना ने भी रफ्तार पकड़ी और इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए कि कोरोना काल में किस तरह से चुनाव हो रहे हैं। तो अब तो आंकड़े आएंगे तब आपसे उस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल का एक बड़ा चुनाव यहां पर संपन्न हुआ है। अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां पर भी कोरोना के आंकड़े डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं और कुछ आंकड़े तो हमारे पास ऐसे हैं कि जैसे अभी पिछले 24 घंटे में 3 ऐसे राज्य जहां पे चुनाव हुए हैं, इन तीनों राज्यों में रिकॉर्ड मामले दर्ज हुए हैं पिछले 24 घंटे में भी। पश्चिम बंगाल में 17,200 से ज्यादा, तमिलनाडु में 16,600 से ज्यादा, पुदुचेरी में 1,250 से ज्यादा। तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा कोरोना काल के इस महाचुनाव के संपन्न होने पर? देखिए, जिस ढंग से कोरोना का केस बढ़ रहा है, लोग परेशान है, लोगों की मृत्यु भी हो रही है, उसे देखकर पहली प्रतिक्रिया तो यही होती है कि क्या हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण है या अपने देश के आम नागरिकों की जिंदगी। ये सीधा सवाल उभरता है। लेकिन इसमें मूल प्रश्न ये है कि एक बार कोरोना आक्रमण का आघात झेलने के बावजूद भारत ने बिहार का चुनाव संपन्न कराया और उसका कोरोना के प्रसार में कोई असर नहीं हुआ। तो शायद उसके आधार पर यह अनुमान लगा लिया गया था कि अब हमारा देश इससे शायद निकल गया है और अब उतने ज्यादा सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता नहीं है और इसके कारण ये समस्याएं बढ़ी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोरोना लंबा चला है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसमें चुनाव शामिल है वो और कोरोना के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए कि लोगों के जीवन पर खतरा भी नहीं हो और चुनाव भी संपन्न हो जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चुनाव टाला जा सकता है। देखिए, चुनाव आयोग को चुनाव टालने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है, वो परिणाम को 10 दिन खिसका सकता है। उसकी भूमिका किसी विधानसभा के उसकी जो निश्चित तय अवधि है उस समय तक उसका गठन करा देना है। अगर निश्चित समय पर विधानसभा का गठन नहीं होता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ सकती है। तो अब इस समय जो कुछ परेशानियां पैदा हुई है उसका निष्कर्ष ये है कि भारत की राजनीतिक पार्टियां, चुनाव आयोग सब एक साथ मिलकर ये तय करें कि कोरोना का संपूर्ण भय जब तक नहीं खत्म होता है तब तक चुनाव प्रक्रिया कैसे चलाई जाएगी, चुनाव प्रचार के तरीके क्या होंगे, कैसे पालन किया जाएगा। ये एक गंभीर प्रश्न है जिस पर मंथन करने की बजाय राजनीतिक पार्टियां और हम मीडिया के लोग भी आरोप प्रत्यारोप में फंस गए हैं। इससे नहीं निकलेगा। कोरोना अगर लंबा है तो हम कितने समय तक चुनाव टाल सकते हैं, कितने समय तक हम जो है जनता के बीच जाकर के वोट मांगने से अपने को वंचित रख सकते हैं। सारे सवाल हमारे सामने हैं और ये एक गंभीर प्रश्न है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो चुनावी राज्य हैं वहां तो कोरोना फैला है तो हम कह सकते हैं कि रैलियों के कारण, फलाने कारण, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्यों फैल गया, महाराष्ट्र में क्यों फैल गया, दिल्ली में कैसे, राजस्थान में कैसे और वहां से ज्यादा विकराल रूप यहाँ क्यों हो गया?
तो इसलिए निष्कर्ष निकालने के पहले भी थोड़ा सोचना, एक्सपर्ट की राय जानना, और इस पर स्टडी की जरूरत है वाकई। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा है, मृत्युंजय जी आपने भी देखा होगा, अभी तक का अनुभव है कि कोरोना आता है, फिर एक बार उछाल मारता है कुछ समय तक, और फिर धीरे धीरे उसी ढंग से जाता है और कुछ समय के लिए चला जा रहा है। तो क्या वाकई इस ये जो हम कल्पना कर रहे हैं कि चुनाव का असर है, नहीं है, उस पर एक सही स्टडी, फिर उसके बाद उसके ठीक है, आधार पर निर्णय। ठीक है। ये आपका ओवरऑल एक रिएक्शन है अवधेश जी। मेरा पहला सवाल आपसे पूछने का मकसद यही था कि अब चूंकि ये कोरोना काल का बड़ा चुनाव हुआ और कोरोना और चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई, अलग अलग एक्शन भी हुआ, लेकिन अब चलिए इस बीच हमारे साथ अनिल आनंद जी भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अनिल जी कि चुनाव तो संपन्न हो गए हैं और इस बार जो हालांकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल के चुनाव पर था, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनावी जो राजनीतिक समीकरण है वो बिल्कुल अलग था और वहां पर जो जीत हार का मसला सामने आया है वो अपने आप में एक इतिहास भी लिखेगा, क्योंकि 34 साल की अनडिस्प्यूटेड सत्ता को ममता बनर्जी ने 2011 में चुनौती दी थी और दुनिया की सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड लेफ्ट की कोई सरकार थी तो वो पश्चिम बंगाल में थी, जिसको ममता बनर्जी ने 2011 में उखाड़ फेंका था। और अब अगर इस बार वहां पर कुछ उलटफेर होता है तो ये भी अपने आप में एक इतिहास बनेगा, क्योंकि 2016 में बीजेपी के पास महज 3 सीटें थी वहां पर और 3 सीटों से ऊपर उठकर बीजेपी ने इस बार मुकाबला सीधे दो तरफा कर दिया है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गया है मुकाबला, लेफ्ट कहीं सीन में दिख नहीं रहा है। तो खेला किसका हो बे सर पश्चिम बंगाल में? देखिए, मुझे लगता है कि अभी 2 मई आने ही वाला है, कितने दिन बचे हैं, किसका खेला होगा ये तो मई 2 को ही रखना चाहिए। लेकिन आपने सही कहा कि क्यों ऐसा हुआ कि 5 राज्यों के चुनाव थे, वेस्ट बंगाल ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके कारण है, ऐसा नहीं है कि केरल इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकली केरल भी इंपॉर्टेंट था, खासकर भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तमिलनाडु भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नए एरियाज हैं वेस्ट बंगाल को लेकर के, जहां पे अपनी जमीन तलाशने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी और दमखम उन्होंने हर जगह लगाया है। क्यों वेस्ट बंगाल पे ही आकर वो जम गए, उसके 2 रीजन थे। एक तो लंबा इलेक्शन था, 8 चरणों में इलेक्शन हुआ। दूसरा ये था कि लोकसभा के चुनाव में वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो कहीं ना कहीं उस जीत को, उस अच्छे प्रदर्शन को वो आगे ले जाने की चेष्टा उनकी थी। तो इसीलिए उन्होंने सब कुछ, जो कुछ उनके पास था वो सब कुछ उन्होंने उस लड़ाई में झोंक दिया। तो दूसरा 8 फेज का इलेक्शन था, पहली तो कहीं स्टेट में 1 चरण में खत्म हो गया, आसाम में 2 चरण में या 3 में खत्म हो गया, तो सारे का सारा फोकस उस पे आ गया। तो दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक सोलो एफर्ट में पूरे के पूरे एक बहुत दुनिया की सबसे स्ट्रांग पार्टी और सबसे मजबूत गवर्नमेंट जो इस वक्त भारत में है, अकेले उनका मुकाबला करना, मुझे लगता है एक वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पे फोकस होना, एक तरफ तो हाई ऑक्टेन कैंपेन जो बीजेपी की है वो, और दूसरा और ममता बनर्जी का अकेले उसका मुकाबला करना, ये भी एक फोकस का कारण रहा होगा। ये ठीक है, ये आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि क्यों पश्चिम बंगाल ही फोकस में रहा, जबकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। लेकिन अवधेश जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि आंकड़े जब आएंगे तो उस पर अलग से चर्चा होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो चुनावी इक्वेशन है वो इस बार 2 भागों में बटा रहा। शुरुआत के जो 2-3 चरण के चुनाव थे उस पर बहुत ज्यादा बीजेपी हमलावर थी ममता बनर्जी पर, और जो करंट सरकार है वहां की उस पर, और लगातार करप्शन, महिलाओं की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी ने बहुत जबरदस्त तरीके से हमला किया ममता बनर्जी के ऊपर। लेकिन जब 2-3 चरण के बाद कोरोना का मामला बढ़ा तो उसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, और जो आंकड़े बता रहे हैं कि उसके बाद ममता बनर्जी ने कोरोना के मुद्दे पर बहुत तीखा पलटवार किया केंद्र के ऊपर, और कहा कि केंद्र सरकार ठीक से कोरोना को टैकल नहीं कर पा रही है। यहां तक भी कहा कि बाहरी लोग आके पश्चिम बंगाल में कोरोना फैला रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन तमाम बातों का कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है? मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कोरोना का मुद्दा बाद में हावी हुआ, क्या कोरोना का मुद्दा कुछ इंपैक्ट दिखा पाएगा क्या पश्चिम बंगाल में खास करके? दिखा पाएगा, अगर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो इसका असर दिखता।
क्योंकि बंगाल के लोगों को यह भी मालूम है कि राज्य स्वास्थ्य जो है वो मूलतः राज्यों का विषय है। केंद्र नीतियां बनाती है। कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा है तो केंद्र नीतियां बनाएंगी, लेकिन केंद्र ने किसी राज्य को हाथ नहीं रोक रखा था कि आप कोरोना के लिए आप जो है पूर्वोपाय करिए आने के पहले। तो इसलिए वो ममता बनर्जी की रणनीति ये थी कि कोरोना का चूंकि प्रसार हो रहा है, चुनाव के बीच ये कोरोना आ चुका है, तो ये दोष मेरे पर आए इसलिए ज्यादा हमलावर हो, ताकि ये चीजें लोगों की समझ में आए कि सेंट्रल मैं गवर्नमेंट चाहूंगा ने गफलत सर, किया है। आंकड़े आने शुरू हो गए हैं, आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। जरा बता दें अपने दर्शकों को, अभी अभी जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के, आज तक और एक्सिस के पोल के, अभी अभी आंकड़े असम को लेकर आ रहे हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो ताजा रुझान, जो शुरुआती रुझान है, उसमें असम में बीजेपी को 75 से 85 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं आज तक और एक्सिस के। मतलब ये कि फुल मेजोरिटी में सरकार वहां पर बीजेपी की बन रही है। अगर हम इन आंकड़ों को रिजल्ट में कन्वर्ट होते हुए देखें तो यूपीए को 40 से 50 सीटें, मतलब ये है कि वहां पर जो सरकार है वो बदल रही है, जो अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक। और बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है असम में, जो आज तक एक्सिस के आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक। ये ताजा आंकड़े इस वक्त हम आपको दिखा पा रहे हैं। और बंगाल के भी आ गए हैं। देखिए, बंगाल में टीएमसी को 126 से 136 सीटें आज तक और एक्सिस के पोल के मुताबिक मिल रही हैं। मतलब ये कि पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर हो रही है। मेजोरिटी के लिए 148 सीटें चाहिए और उसके अगेंस्ट में आप देखिए सीटें कम आ रही हैं। तो पश्चिम बंगाल के नतीजे चौंका सकते हैं, जो एग्जिट पोल के अभी नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक। और हम आपको लेटेस्ट आंकड़े दिखा पा रहे हैं, विधानसभा चुनावों के जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, ये इस वक्त आप जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं। दो आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। असम में बीजेपी की सरकार आज तक एक्सिस पोल के मुताबिक बनती हुई दिख रही है, 75 से 85 सीटें वहां पर मिल रही है। यूपीए 40 से 50 सीटों पर सिमट रही है। मतलब ये कि वहां पर सरकार बदलने के संकेत दिख रहे हैं इस पोल के मुताबिक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 138 से 148, मतलब आप ये मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल के जो नतीजे आए हैं एग्जिट पोल के, ये बहुत ज्यादा एक कांटे की टक्कर आप कह सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी जो मैजिक मार्क है उसको टच कर जाए, 148 का आंकड़ा ऊपर में दिखाया जा रहा है। और हो सकता है कि बहुत क्लोज फाइट हो टीएमसी और बीजेपी में। तो ये शुरुआती रुझान बहुत ही दिलचस्प हैं। अनिल जी, आपका ये जो दो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, एक तो असम में बीजेपी की सरकार बन रही है और पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर हो रही है, इन दोनों आंकड़ों पर आपका पहला रिएक्शन अनिल जी? मैं पहले आपको एक करेक्ट कर दूं। आपने कहा कि सरकार बदल रही है, असम में बदल नहीं रही है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो रिटेन कर रहे हैं, दोबारा से आएंगे वो। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि मुझे इन रुझानों में, ये असम के और जो आपने दिखाया, मुझे इन रुझानों में कहीं ये दिख रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है। अगर करीबी मामला नहीं, असम को लेके आप कहें करीबी मामला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि कांटे की टक्कर है। कितना अंतर रहेगा, कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, वो तो 2 मई को पता चलेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल का जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, वो तो क्लियर कट दर्शाते हैं कि टक्कर इन आंकड़ों के मुताबिक बहुत कांटे की टक्कर है। क्या ये कांटे की टक्कर 2 मई को रहेगी, या कोई बहुत आगे जाएगा, कोई बहुत पीछे जाएगा? ममता बनर्जी अपना किला बचा सकती हैं कि नहीं बचा सकती हैं, ये उत्सुकता हम लोगों को 2 मई तक बनी रहेगी। अवधेश जी, आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि बंगाल को लेकर बहुत ही आंकड़े, बहुत टक्कर वाले आंकड़े आ रहे हैं, बहुत ही कुछ भी साफ तौर पर कहना मुश्किल हो रहा है। असम में तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है कि बीजेपी दोबारा आ रही है पावर में और अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ, मतलब वापसी कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर के अभी बहुत ज्यादा अनिश्चितता है। आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर तीसरी शक्ति के पास कुछ ताकत रहती तो मार्जिन ज्यादा हो सकता था, लेकिन चूंकि संपूर्ण वोट का ध्रुवीकरण हो चुका है, जनता के बीच इतना आलोड़न है कि जो सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो भाजपा के विरोधी हैं और सत्ता में को भाजपा में को आने नहीं देना चाहते हैं और टीएमसी के भी समर्थक हैं, वो सारे टीएमसी के साथ हैं। तो इस कारण यहाँ जो पश्चिम बंगाल का चुनाव आपको होगा वो मेरा आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, एबीपी सी वोटर के आंकड़े भी आ गए हैं और एबीपी सी वोटर ने बंगाल में टीएमसी को
152 से 162, मेरे ख्याल से ये आंकड़े आ रहे हैं। मतलब ये कि एबीपी सी वोटर के मुताबिक बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। और ये ताज़ा आंकड़े इस वक्त आप देख पा रहे हैं। असम में असम का तो हमने आपको बताया कि वहां पर एक्सिस के पोल में क्या नतीजे आए हैं, बीजेपी की वापसी हो रही है। लेकिन टीएमसी की को लेकर के जो एबीपी और सी वोटर के आंकड़े हैं ये बिल्कुल अलग हैं जो एक्सिस और आज तक के आंकड़े आ रहे हैं। और सी वोटर के आंकड़ों में ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हो रही है और पूर्ण बहुमत के साथ ममता बनर्जी वापस हो रही हैं। ये सी वोटर ये एबीपी और के जो नतीजे अभी आ रहे हैं एग्जिट पोल के, ये इन आंकड़ों में साफ तौर पर दिख रहा है। क्या इन आंकड़ों के ऊपर ट्रस्ट किया जाए क्या अवधेश जी? क्योंकि आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, आ रहे हैं, और इस बीच रिपब्लिक के आंकड़े भी आ रहे हैं, वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लगातार। तो अभी जो सी वोटर का आया है, एबीपी सी वोटर का, उसमें 152 से 164 सीटें मिल रही हैं। क्या कमेंट होगा आपका अवधेश जी टीएमसी को पश्चिम बंगाल में? मैं कह रहा हूं ऐसा है कि जब चाहे ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, उसमें मूल चीज हम लोग मत प्रतिशत को लेते हैं, वोट परसेंटेज को। कई बार सीटों के आकलन में कुछ सीटें ऊपर नीचे होती है और कई बार उसमें समस्याएं आती हैं। मूल बात ये सारे जो निष्कर्ष आ रहे उसका ये है कि न तो एग्जिट पोल का ये निष्कर्ष है कि टीएमसी अगर जीतेगी तो बहुत बड़े अंतर से जीतेगी, न ये निष्कर्ष है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो वो बहुत अंतर से जीतेगी। तो जीत हार का अंतर मैं बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के 70 से 75% या उससे भी थोड़ा ज्यादा सीटों पर जो मेरा आकलन है, बहुत ही कांटे की टक्कर होगी। लड़ाई बहुत कांटे की है। दोनों पक्ष के वोटर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे थे, और उसमें बाकी जो तीसरा ग्रुप था वो हाशिए पर चला गया था। आज के चुनाव में मालदा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस थोड़ा बहुत बेहतर कर सकती है, लेकिन बाकी कहीं भी 7 चरणों के चुनाव में वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये सब यही सिद्ध कर रहे हैं कि पहला इसका निष्कर्ष ये है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति दो ध्रुवीय हो गई है। सत्ता बदलेगी नहीं बदलेगी इसके भविष्यवाणी हमारे लिए जोखिम भरा है, लेकिन वहां की राजनीति बदल चुकी है। जहां नक्सलवाद से लेकर के और कम्युनिस्ट का इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, लंबा रहा, वहां भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत शक्ति के साथ जो है केवल उभरी नहीं है, वहां स्थापित हो चुकी है। और वामपंथ वहां से खत्म हो चुका है। लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इस सारे एग्जिट पोल का निष्कर्ष इतना ही है हमारे लिए कि चुनाव परिणाम के बारे में इस समय हम निश्चित कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इतना तय है कि टीएमसी 2011 के काफी नीचे आएगी और भारतीय जनता पार्टी 2006 को भुलाकर एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरेगी, सत्ता में जा भी सकती है, न भी जाती है तो एक तगड़े विपक्ष के रूप में विधानसभा में विद्यमान रहेगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि टीएमसी का आंकड़ा कम होगा, लेकिन अनिल जी जो अब तक के 3 एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं और तीनों के आंकड़े पश्चिम बंगाल को लेकर अलग अलग हैं। 2 आंकड़े रिपब्लिक के आंकड़े और जो आज तक एक्सिस के आंकड़े हैं उसमें कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है, जबकि एबीपी सी वोटर के जो आंकड़े हैं उसमें पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा है टीएमसी को पश्चिम बंगाल में। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो दावा प्रशांत किशोर लगातार कर रहे थे कि 100 सीटें बीजेपी उससे ऊपर नहीं जा पाएगी पश्चिम बंगाल में, हालांकि बाद में उनका एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नरेंद्र मोदी वहां पर क्योंकि हिंदी भाषी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप बताएं सर कि क्या ये नतीजे चौंकाने वाले होंगे क्या 2 मई को? देखिए, प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सही होगी कि नहीं होगी इस पे अभी कहना बहुत अनुचित होगा कुछ कह देना अभी तक। जहां तक ये जितने भी आंकड़े हमारे सामने आए हैं, 3-4 सर्वेस जो हुए हैं, एक चीज तो निश्चित तौर पे ये बताते हैं कि इन आंकड़ों के हिसाब से एक चीज कॉमन है कि कांटे की टक्कर है। एक एबीपी को थोड़ा सा अलग से दिखा रहा है, और सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा, मैं ये कहूंगा नहीं कि क्यों इंटरेस्टिंग है, वो हम सब जानते हैं, वो आंकड़ा रिपब्लिक सीएनएक्स का है। क्योंकि रिपब्लिक सीएनएक्स अगर इतनी कांटे की और इतनी क्लोज टक्कर बता रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ जमीन पे कुछ है जो अभी अनअर्थ होने वाला है 2 मई को। तो हमें इंतजार करना चाहिए 2 मई का। लेकिन इन सब सर्वेस में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे रिपब्लिक और सीएनएक्स का लगा। कारण आपको भी मालूम है, मैं कहना नहीं चाहूंगा। और इतनी कांटे की टक्कर दिखाई उन्होंने, करीबन टीएमसी और बीजेपी को बराबर की सीटें दिखाई हैं उन्होंने। ये कुछ आश्चर्यचकित करने वाला भी है, लेकिन कुछ दिखलाता भी है जो बिहाइंड द सीन होने वाला है या हो सकता है।
ठीक है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े आ रहे हैं। मतलब ये कि मैच बहुत बहुत कांटे का मैच है और अभी नतीजों पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है इन आंकड़ों को देखते हुए। लेकिन अब चलते हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु के आंकड़े भी आ रहे हैं। और तमिलनाडु में डीएमके को क्लीन स्वीप वाली सीटें दिखाई जा रही हैं, जो रिपब्लिक के नतीजे आ रहे हैं एग्जिट पोल के, उसके मुताबिक। तो क्या आपको लगता है, चूंकि अनिल जी आप साउथ की राजनीति को भी बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो क्या ये माना जाए कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ एआईएडीएमके को एक बड़ी चुनौती मिल सकती है? वहां के ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लगता है, एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर रहेगा वहां पर? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, अभी बाकी सर्वे तो आए नहीं, लेकिन आपने रिपब्लिक का सबसे पहले दिखा दिया, तो मुझे फिर आश्चर्य है ये सर्वे देख के। तो इसका तो मतलब है कि डीएमके लेड अलायंस जो है, अगर अगर रिपब्लिक टीवी ये कह रहा है कि वो स्वीप कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कुछ ज्यादा इस पे तुकबंदी करने की या ज्यादा भविष्यवाणी करने की कुछ ज्यादा मार्जिन कोई बचता नहीं है। हालांकि आगे बाकी के देखने पड़ेंगे, बाकी सर्वे क्या कह रहे हैं, किस किस कदर जा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से फिर ये रिपब्लिक का सर्वे जो डीएमके के माफी चाहता हूं, तमिलनाडु के बारे में है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, कुछ कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है ये भी। ओके ओके। एक छोटा सवाल तमिलनाडु पे अवधेश जी मेरा आपसे भी होगा, क्योंकि तमिलनाडु का ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीएमके और एआईडीएमके दोनों पार्टियां अपने सुप्रीम लीडर के बगैर मैदान में हैं। और दो जो दिग्गज नेता थे तमिलनाडु के, जयललिता और करुणानिधि, उनके बगैर ये पहला चुनाव हो रहा है विधानसभा का। इस ऐसे में जो एक पब्लिक कनेक्ट नेता वाली छवि होती है, उसमें क्या स्टालिन खरा उतर पाएंगे या उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और इसीलिए वहां पर एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला दिख रहा है? मृत्युंजय जी, अगर तमिलनाडु के चुनाव में जो लोग गए हैं, ना तो वहां कोई एंटी इनकम्बेंसी एआईडीएम के खिलाफ थी और न डीएम के पक्ष में कोई लहर दिखाई दे रही थी। वहां बिल्कुल एक चुनाव सामान्य स्थिति का चुनाव था। 2019 का चुनाव भी दोनों प्रमुख नेताओं के की अनुपस्थिति में ही हुआ था। तो इसलिए अभी जो तमिलनाडु के बारे में जो इस प्रकार के आ रहे हैं एग्जिट पोल के निष्कर्ष, उसके बारे में जरा मुझे ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि तमिलनाडु का चुनाव बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था और की तरह की वहां हर बार जिसे सत्ता बदलती है वैसे बिल्कुल एकदम डीएमके और स्टालिन के पक्ष में है। उन्होंने स्टालिन के बेटे जो उदयनिधि स्टालिन थे, उनको वो जो चेपक ट्रिप्लिकेन निर्वाचन क्षेत्र है जहां से वो करुणानिधि चुनाव लड़े थे और जीतते थे, वहां से उनको लगाया गया था कि भाई ये चले, यानी अपने बेटे को उभारने की कोशिश की थी वहां से। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जरा कांग्रेस और बाकी को सबको कम सीट देके मनाया भी था कि ताकत हमारी ही है। लेकिन एआईडीएमके में जो मुख्यमंत्री पलनीस्वामी है, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी वहां नहीं दिख रहा था ऐसा, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत थी अपने कई कदमों से उन्होंने कम करने की कोशिश की। जो उनका और पनीर सेल्वम के बीच के झगड़े थे वो भी काफी हद तक खत्म हो गए थे। थोड़े बहुत मतभेद चल रहे थे, लेकिन एकजुट होके जो एक बड़ी चुनौती शशिकला की हो सकती थी, वो बीजेपी के हस्तक्षेप के कारण शशिकला ने राजनीति से ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर, वक्त की कमी है। केरल के भी आंकड़े आ रहे हैं और जो रिपब्लिक के पोल के नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक केरल में जो आंकड़े आ रहे हैं वो सरकार की वापसी हो रही है, मतलब एलडीएफ की वहां पर वापसी हो रही है। हालांकि लेफ्ट को केरल से एक उम्मीद बची थी। तो अनिल जी, बिल्कुल संक्षेप में आपका एक कमेंट कि ई श्रीधरन को उतारना हालांकि एक सिंबॉलिक था और वहां पर एक मजबूत गढ़ माना जाता है एलडीएफ का, तो क्या वहां के जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के, ये बिल्कुल अनुमान के मुताबिक है, ये कोई चौंकाने वाले आंकड़े नहीं है? क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं नहीं मानता हूं अनुमान के मुताबिक है, लेकिन अगर एलडीएफ आती है तो इतिहास बनेगा वहां पे, क्योंकि वहां पे एक ट्रेडिशन है कि एक बार यूडीएफ, एक बार एलडीएफ, एक बार, अब यूडीएफ की टर्न थी। अगर नहीं आती है तो फिर तो पिनराई विजन के सिर पे सेहरा बंधेगा। उन्होंने एक ऐतिहासिक काम होगा कि वो दोबारा से अपनी सरकार को कंटिन्यूटी में रखेंगे, रिटेन करेंगे। तो ये बहुत बड़ी पिनराई विजन के सिर पे सेहरा होगा। और लेफ्ट की राजनीति में या सीपीएम की राजनीति में पिनराई विजन, मुझे लगता है उनका कद पहले भी है, लेकिन ज्यादा केरल को लेके है। तो मुझे लगता है सीपीएम जो इस वक्त कहीं गोते खा रही है समुद्र में या दरिया में, उस गोते खाने से बचाने के लिए कहीं ना कहीं पिनराई विजन अगर दोबारा से सीपीएम को लेके आते हैं वहां पे सरकार में और एक इतिहास बनाते हैं, उनका कद जाहिर है बहुत बढ़ेगा उनका, और सीपीएम की राजनीति कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है।
जी, बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, अवधेश जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और जो अब तक के पोल के नतीजे आए हैं उसके आधार पर बताने के लिए कि आगे की तस्वीर क्या हो सकती है। हालांकि फाइनल नतीजे 2 मई को आएंगे और तब भी आप जी बिजनेस पर बड़ी कवरेज देख पाएंगे, लेकिन अभी एग्जिट पोल के कुछ और नतीजे आने बाकी हैं। आप लगातार जी बिजनेस के साथ बने रहिए, हम आपको आगे के आंकड़े भी और आगे एनालिसिस भी दिखाएंगे।